हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर का नो लोड पे फेजर डायग्राम हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें किस तरीके से नो लोड पे ये ड्रॉ किया जाता है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। जब ट्रांसफॉर्मर पे कोई भी लोड नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मर पे कोई लोड नहीं है, नो लोड है, तो ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी साइड से एक बहुत ही मिनिमम धारा ड्रॉ करता है, बहुत ही कम धारा ड्रॉ करता है, जिसको हम बोलते हैं I0, जिसको हम नो लोड करंट भी बोल सकते हैं, I0 बोल सकते हैं, निर्भर धारा बोल सकते हैं। और ये जो करंट है I0 वो जो वोल्टेज पे अप्लाइड वोल्टेज है V1 उससे φ0 एंगल लैग करती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जो V जो है अप्लाइड वोल्टेज, जो I0 है, दिस इज I0, ये नो लोड करंट है, ये इनपुट वोल्टेज से φ0 एंगल लैग करती है। अब नो लोड के केस में जब ट्रांसफॉर्मर के ऊपर नो लोड है, अब नो लोड का क्या मतलब है? नो लोड का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड ओपन है, सेकेंडरी साइड पे कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। उस केस के अंदर ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी से कितनी पावर ड्रॉ करेगा, कितनी नो लोड इनपुट पावर होगी, उसकी वैल्यू देते हैं हम W0 से। W0 होती है हमारे पास V1 जो इनपुट वोल्टेज है, I0 जो नो लोड इनपुट करंट है, और cos φ0 जो कि V1 φ0 है, V1 और I0 के बीच का एंगल। I0 V1 से कितना लैग कर रही है। अब ये ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम है नो लोड पे। इसको कैसे बनाते हैं हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कोई भी फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमें एक रेफरेंस फेजर लेना होगा। रेफरेंस फेजर हम किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन हम ट्रांसफॉर्मर फेजर डायग्राम बनाएंगे तो रेफरेंस फेजर हम लेंगे फाई को। उस रेफरेंस फेजर की डायरेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हम सबसे पहले फाई को बना देंगे, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने बना दिया है इसकी डायरेक्शन को। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो फ्लक्स के कारण, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, कि जो फ्लक्स के कारण प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है। तो हम जब भी लैगिंग दिखाते हैं तो हाथ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे फाई से। तो जैसा कि आप देखते हो फाई से यहाँ पे हाथ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम घुमाएंगे यहाँ से इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री घुमाना है हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि E1 E2 90 डिग्री लैग कर रहे हैं। तो फाई से 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम घुमाएंगे हाथ को तो हम इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, मतलब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आ जाएंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो E1 और E2 को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। फाई ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर ही दिया है, E1 E2 को ड्रॉ कर दिया है, दो क्वांटिटीज हमने ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो V है, जो वोल्टेज है, अब नो लोड के केस में क्या होगा कि जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट करंट बहुत कम है, तो जो इनपुट वोल्टेज है और जो इंड्यूस ईएमएफ है दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो हम V को E1 के अपोजिट डायरेक्शन में दिखा देंगे। अब जैसा कि हमने देखा है कि इनपुट वोल्टेज से जो नो लोड करंट है वो इनपुट वोल्टेज से φ0 एंगल लैग करती है। अब लैगिंग के केस में हमेशा I0 लैग कर रही है V से, तो लैगिंग के केस में हमेशा हाथ को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो V को हमने ड्रॉ कर दिया, I0 को हमको ड्रॉ करना है, लैगिंग है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ को घुमाएंगे, कितना एंगल घुमाएंगे, φ0 घुमाएंगे। तो हम यहाँ से φ0 एंगल हाथ को जब घुमाएंगे तो हमारे पास I0 की वैल्यू I0 आ जाएगी, और I0 को हम यहाँ पे इस एंगल पे ड्रॉ कर देंगे। अब I0 जो होती है, जो नो लोड करंट है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है एक्टिव कंपोनेंट, एक होता है रिएक्टिव कंपोनेंट। तो ये हमारा एक्टिव कंपोनेंट है, ये हमारा एक्टिव कंपोनेंट है जो कि वोल्टेज के पैरेलल है, और ये रिएक्टिव कंपोनेंट है जो कि वोल्टेज के 90 डिग्री पे आ रहा है। तो ये जो IM है ये रिएक्टिव कंपोनेंट है, इसको हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट भी बोलते हैं, IM भी बोलते हैं। ये जो एक्टिव कंपोनेंट है इसको हम IW बोलते हैं। अब IW जो है, आप जैसा कि फिगर से देख सकते हैं कि IW की वैल्यू होती है हमारी I0 cos φ0। IW को हम कैसे लिख सकते हैं, IW इक्वल टू I0 cos φ0। IM को कैसे लिख सकते हैं, I0 sin φ0। अब जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसको जब हम
इसका इक्विवेलेंट सर्किट जब हम बनाएंगे, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज फेजर डायग्राम, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। तो इक्विवेलेंट सर्किट जब हम बनाएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे ये जो प्राइमरी, इन दोनों टर्मिनल से प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड है। अब चूंकि सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट नहीं है, ओनली वोल्टेज है E2, जिसको हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है। E1 जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस ईएमएफ है वो है, ये I1 जो है, I1 ये इनपुट करंट है, ये I0 जो है वो नो लोड इनपुट करंट है, नो लोड इनपुट करंट है। जो I2 है ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो करंट जाएगी वो है। अब देखिए एक्टिव जो कंपोनेंट है वो इसमें दिखाया गया है कि I0 है, तो IW इक्वल टू I0 cos phi 0 बता दिया है हमने, इसको IW से लिख सकते हैं, एक्टिव कंपोनेंट है। इसी तरीके से मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है जो कि V1 से 90 डिग्री लैग कर रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे IM जो कंपोनेंट है, रिएक्टिव कंपोनेंट, वो V से 90 डिग्री लैग कर रहा है, और IW जो है वो V के पैरेलल है। और I0 को हम कैसे लिख सकते हैं, I0 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IW स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर से शो कर सकते हैं। ये तो फेजर डायग्राम हमने नो लोड पे दिखा दिया है ट्रांसफॉर्मर का 3.7a से। अब हम देखते हैं कि लोड पे ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम किस तरीके से होगा। तो लोड पे ट्रांसफॉर्मर का जो एट लोड के अंदर जब ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम हम दिखाएंगे तो कैसे हम इसको शो करेंगे। अब लोड तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो लैगिंग लोड हो सकता है, लीडिंग लोड हो सकता है, या यूनिटी लोड हो सकता है। यूनिटी लैगिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडक्टिव जो लोड है वो लैगिंग लोड कहलाएगा, कोई भी कैपेसिटिव लोड है वो लीडिंग लोड कहलाएगा, और यूनिटी लोड जो रेजिस्टिव लोड है वो यूनिटी लोड कहलाएगा। तो जब ट्रांसफॉर्मर को हम सप्लाई से जोड़ेंगे तो इसके जो कोर है उसमें एक फ्लक्स होगा जिसको हम फाई बोलेंगे, और जो फ्लक्स है जो उत्पन्न होगा वो नो लोड इनपुट करंट पे डिपेंड करेगा। जब ट्रांसफॉर्मर में अभी तक हमने ट्रांसफॉर्मर नो लोड पे है तो करंट कितनी आ रही है, नो लोड इनपुट करंट। जब हमने ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड लगा दिया है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 करंट बहने लग जाएगी। सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 करंट बहने से उसमें एक MMF उत्पन्न होगा जिसको हम बोलेंगे N2I2। उस MMF के कारण एक फ्लक्स उत्पन्न होगा जिसको हम बोलेंगे phi2। अभी तक हम देख रहे थे कि नो लोड इनपुट करंट थी, उसके कारण जो फ्लक्स था वो मेन फ्लक्स था phi, लेकिन जैसे ही हमने लोड लगा दिया तो उसके कारण जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ phi2, वो जो मेन फ्लक्स है phi उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा और वो उसका विरोध करेगा। विरोध करने के कारण क्या होगा कि फ्लक्स की वैल्यू घट जाएगी। फ्लक्स की वैल्यू इंस्टेंटेनियस, कुछ समय के लिए क्षणिक रूप से फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, मेन फ्लक्स की वैल्यू। मेन फ्लक्स की वैल्यू जैसे ही कम होगी वैसे ही क्या होगा, चूंकि E1 जो है प्राइमरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वैल्यू भी मोमेंटरली कम हो जाएगी। क्योंकि मेन फ्लक्स से ही उत्पन्न हो रहा है E1, तो मेन फ्लक्स की वैल्यू कम होने से E1 की वैल्यू भी थोड़ी कम हो जाएगी। E1 की वैल्यू कम हो जाएगी तो वोल्टेज और करंट के बीच जो इनपुट वोल्टेज है और जो इंड्यूस ईएमएफ है उसके बीच का डिफरेंस बढ़ जाएगा। डिफरेंस बढ़ने के कारण क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर जो है इनपुट से जो सप्लाई वोल्टेज से उससे अधिक धारा ड्रॉ करने लग जाएगा, स्रोत से अधिक धारा लेने लग जाएगा, I2 डैश लेने लग जाएगा, जिसको हम I2 डैश से बोल सकते हैं। जो अतिरिक्त धारा ले रहा है I0 के अलावा भी फिर वो कुछ धारा लेगा जिसको हम I2 डैश बोलेंगे। ताकि क्यों ले रहा है ये I2 डैश, क्योंकि हमारा जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहता है और हमने लोड लगाया है सेकेंडरी वाइंडिंग में, उसके कारण उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है। तो कम होने के कारण ट्रांसफॉर्मर जो है उस फ्लक्स को वापस सेम कंडीशन में सेम वैल्यू पे लाने के लिए स्रोत से अधिक धारा ड्रॉ करेगा ताकि जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो जाए। ये जो अतिरिक्त धारा है उसकी वैल्यू I2 डैश होगी। ये अतिरिक्त धारा जो है वो एक MMF उत्पन्न करेगी N1I2 डैश, N1I2 डैश, जो कि एक फ्लक्स उत्पन्न करेगा phi2 डैश। अब चूंकि
जो सेकेंडरी वाइंडिंग में एमएमएफ है उसके कारण फ्लक्स कितना उत्पन्न हो रहा है, φ2। तो ये जो करंट है I2 डैश, वो जो फ्लक्स उत्पन्न करेगी φ2 डैश, वो φ2 के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा और उसको कैंसिल करने का काम करेगा, ताकि जो मेन फ्लक्स की वैल्यू है वो यथावत बनी रहे। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये φ2 डैश है जो कि I2 डैश के कारण उत्पन्न हो रहा है, ये φ2 है जो कि I2 के कारण उत्पन्न हो रहा है। अब चूंकि फ्लक्स φ2 की वजह से कम हो गया था, तो φ2 डैश एक नया फ्लक्स I2 डैश करंट ड्रॉ करी, ट्रांसफॉर्मर ने I2 डैश करंट ड्रॉ करी फ्लक्स को वापस से उसी कंडीशन में लाने के लिए, उसी मैग्नीट्यूड पे लाने के लिए। तो I2 डैश ड्रॉ करी, I2 डैश के कारण φ2 डैश उत्पन्न हुआ, φ2 डैश φ2 का विरोध किया और φ2 डैश और φ2 आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारा जो मेन फ्लक्स है φ वो बना रहा। तो जैसे कि हम देख पाते हैं यहाँ पे कि φ की वैल्यू यथावत बनी रहती है। अब जो इनपुट करंट है वो कितनी हो गई, I2 डैश ड्रॉ करी थी उसने, तो I0 प्लस I2 डैश हो गई मिलके I1 हो गई और सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 करंट हो गई जो कि लोड करंट है। तो इस तरीके से देखिए φ2 डैश φ2 को नगण्य कर देता है, φ2 की वैल्यू φ2 डैश के बराबर हो गई, N2 I2 इक्वल टू हो गया N1 I2 डैश, और I2 डैश की वैल्यू हो गई हमारे पास N2 अपॉन N1 इंटू I2, जिसे हम N2 अपॉन N1 को अपन बोलेंगे जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जो कि हमने पहले देखा था K से डिनोट किया जाता है इसको, K इंटू I2 हो गई। तो ट्रांसफॉर्मर जब लोड पे होता है तो प्राइमरी वाइंडिंग में दो धाराएं बहती हैं, I2 और I2 डैश, I0 I2 डैश, जो कि अपन देख चुके हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि I0 I2 डैश का जो टोटल जो वेक्टर एडिशन है वो I1 के बराबर होगा, और ये जो धारा है I1 वो V1 से φ1 एंगल लैग करेगी, और E2 और I2 के बीच का जो एंगल होगा वो φ2 होगा। अब इसका जो फेजर डायग्राम है, ये तो इसकी वर्किंग है, मतलब जब ट्रांसफॉर्मर पे लोड लगाया जाता है तो वो किस तरीके से काम करता है। ये आदर्श जो ट्रांसफॉर्मर है उस पर जब हमने लोड लगाया, आदर्श ट्रांसफॉर्मर मतलब इसमें हमने कोई भी रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस काउंट नहीं किया, और आदर्श ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमने लोड कनेक्ट किया है, पहले वो नो लोड पे था, हमने लोड कनेक्ट किया, उस कंडीशन के अंदर हमने जो है इसकी वर्किंग देखी है, किस तरीके से ये वर्क करेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर पे जब हम लोड लगाएंगे तो वो किस तरीके से वर्क करेगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।